इसमें हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो मैकेनिज़्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बेसिकली जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो कंडक्ट होती हैं अक्रॉस द सिनेप्सेस। किसकी हेल्प से? न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से। केमिकल ट्रांसमिशन के पास दो प्रोसेसेस होते हैं, पहला न्यूरोसेक्रेशन और दूसरा कीमो रिसेप्शन, राइट। न्यूरोसेक्रेशन देखते हैं क्या होता है। जब नर्व इम्पल्स रिच करती हैं कहाँ पर? एंड नॉब ऑफ एक्सोन, यानी एक्सोन तक नर्व इम्पल्स जब पहुंचता है तो लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं और जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आयंस रैपिडली डिफ्यूज़ होंगे इनसाइड द एज मोर कंसनट्रेटेड इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक नॉब जो है कैल्शियम आयन को बाइंड करेगा प्रोटीनेशियस और रिलीज़ करेगा इनर सरफेस ऑफ द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है, और स्टिमुलेट करेगा सिनेप्टिक वेसल को एट द एंड ऑफ नोब। और कीमो रिसेप्शन में क्या होता है? कैरेक्टरिस्ड बाय रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस बाय सम स्पेशल प्रोटीनेस मॉलिकुलर साइट कीमो रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अब यहाँ से प्रोटीनेशियस मॉलिकुलर साइट्स पे कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और कहाँ पे बाइंड करेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक पे। और ये जो कीमो रिसेप्शन होता है ये डीपोलराइजेशन जो सोडियम चैनल्स होता है उनके डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। तो एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक नए न्यूरॉन्स पे, फिर ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। और इसको अवॉइड करने के लिए, जो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन है इसको अवॉइड करने के लिए केमिकल रिलीज़ होता है जो उसको जो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज़ करता है जो इस एक्शन पोटेंशियल को इनएक्टिवेट करे। तो वो होता है एसिटाइल कोलिन जो इनएक्टिवेशन के लिए रिलीज़ होता है और इस एंजाइम को हम बोलते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। नर्व इम्पल्स जो होती है वो कंडक्ट होती है एक्सॉन से डेंड्रॉन में, ना कि डेंड्रोन से एक्सॉन में, क्योंकि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट नहीं करते हैं, इस वजह से ये वॉइस वर्सा नहीं होता है। तो कंडक्शन कैसे होता है? एक्सॉन टू डेंड्रॉन ही होता है, ठीक है। यानी कि कंडक्शन कैसा है नर्व इम्पल्स का? वन वे है, टू वे नहीं है। सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस होता है कि जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंड नॉब of axon of neuron and dendron or stroma of other neuron or with sarcolemma of muscle cell or surface layer of secretory cell, ठीक है। सिनेप्स बेसिकली सिनेप्स से मतलब ही पता चल रहा है कि जब सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है? फ्यूज़न, कॉम्बिनेशन, राइट। तो वही होता है यहाँ पे। दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो बेसिकली जब एक्सॉन, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो किससे फ्यूज़ होता है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से। तो एक नर्व इम्पल्स पहले वाले से दूसरे में पास होता है, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। फ्यूज़न हो रहा है, जैसे फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होता था मेल एंड फीमेल का, वैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ फ्यूज़न को सिनेप्सिस कहते हैं, राइट। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एज आई टोल्ड अर्लियर। अभी मैंने बताया कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को एक जंक्शन के थ्रू, उसे सिनेप्सिस कहते हैं, राइट। दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, पहला केमिकल सिनेप्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। केमिकल सिनेप्स और जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है वो केमिकल सिनेप्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्टर वे में कंडक्शन करता है, ठीक है। तो एक्सॉन का जो एंड होता है और एक न्यूरॉन के एक्सॉन का एंड वो किससे कम्युनिकेट करता है? डेंड्राइट के एंड से जो अगला वाला न्यूरॉन है, ठीक है। मिनट गैप जो होता है उनके बीच में उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जो एक अभी आएगा डायग्राम देखेंगे तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जो गैप उनके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म की बात करें कम्युनिकेशन, दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। केमिकल सिनेप्स जो होता है वो फॉर्म होता है थ्री कंपोनेंट से, पहला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और तीसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक्सोनिक एंड के पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है जबकि डेंड्राइट के पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कैपेबल होती है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करती है, जबकि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर साइट। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो हार्मोन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगी वो उसको अब बाइंड करने के लिए रिसेप्टर की भी ज़रूरत है। तो वो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले वाले एक्सॉन में प्रेजेंट है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स के
दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जो सिनेप्टिक बल्ब होता है वो प्रोसेस करता है सिनेप्टिक वेसल्स को, जो कि भरा होता है किससे, न्यूरोट्रांसमीटर से, ठीक है। जो इम्पल्स होता है वो अराइव आता है सिनेप्टिक बल्ब में, और वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, कहाँ पे, सिनेप्टिक लेफ्ट में, ठीक है, और रिलीज़ करता है सिनेप्टिक लेफ्ट में किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए थे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके बाइंड करेंगे और उसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। जो बाइंडिंग चैनल्स, आयन चैनल्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे आयंस की एंट्री के लिए, जिससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। वंस दिस इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, एक बार अगर ये इम्पल्स ट्रांसमिट हो गया तो फर्दर ये कंटिन्यू रहता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, वो न्यूट्रलाइज करता है रिस्पेक्टिव एंजाइम, जिसे बोलते हैं कोलिन स्ट्रेस। जो एंड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और यूज़ होता है रीसिंथेसाइज द न्यूरोट्रांसमीटर। इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करता है कुछ केमिकल्स के अक्रॉस। इम्पल्स ट्रांसमिटेड, जो इम्पल्स होता है वो ट्रांसमिट होता है केमिकल सिनेप्सिस में, कैन बी एक्साइटेटरी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। मतलब जो इम्पल्स पास हो रहा है, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू जो इम्पल्स पास हो रहा है जिसमें केमिकल सिनेप्सिस हो रहा है, वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब उस बात करते हैं एक दूसरे टाइप ऑफ सिनेप्सिस की, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। तो ये एक तरह का सिनेप्स है जिसमें प्री और पोस्ट जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे से। हमने केमिकल जो था हमारा ट्रांसमिशन, केमिकल सिनेप्सिस, उसमें क्या था, सिनेप्टिक लेफ्ट था, एक न्यूरॉन था और दूसरा न्यूरॉन था, उसके बीच में जो गैप था, प्री और पोस्ट के बीच में जो गैप था उसी को सिनेप्टिक लेफ्ट कह रहे थे। वहीं उसी के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स पास हो रहे थे, पोस्ट में जाके अपनी साइड्स पे अटैच हो रहे थे। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि गैप ही नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं, इसमें डायरेक्टली पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है इम्पल्स कंडक्शन का, ये इज़ अ टाइप ऑफ सिनेप्सिस जो कि बहुत ही सिमिलर होता है एक्सोनिक फाइबर से और बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है केमिकल सिनेप्सिस के। एज आई अर्लियर टोल्ड, मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कंडक्शन करता है कंपैरेटिवली केमिकल सिनेप्सिस के। तो ये जो इस टाइप के जो इम्पल्स होते हैं बेसिकली, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होता है कहाँ पाया जाता है, कार्डियक मसल में, बिकॉज हमारा हार्ट बहुत ही फास्ट बीट करता है। हमारी जो कार्डियक मसल होती है उसको कंटिन्यू वर्क करना होता है विद इन अ माइक्रो सेकेंड, राइट। तो मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल एक्सेट्रा बहुत सारे जगह पे होता है। तो बेसिकली ये डायग्राम है एक्सॉन के टर्मिनल का, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा है, अभी देख सकते हैं, यहाँ पे रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो आपको होल दिख रहा है, राइट, ये जो स्पेस है, और यहाँ पे रिसेप्टर साइट्स हैं। जो ये बल्ब है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और वो जाके इस रिसेप्टर साइट पे अटैच हो जाएंगे। ये एक्सॉन का टर्मिनल एंड है, ठीक है। और इट इन्वॉल्व द इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स फॉलोड बाय कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन सो एज टू बी ट्रांसफर टू द टारगेट मसल और टिश्यू। तो बेसिकली यहाँ पे इम्पल्स जो होता है कंडक्शन करता है, ठीक है, एक्सॉन से, और वो बेसिकली जहाँ पे वर्क होना है, जो उसका टारगेट मसल या टिश्यू है, वहाँ तक ये इम्पल्स जनरेट होके जाएगा। इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। व्हेन स्टिमुलेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। जब इम्पल्स बेसिकली इनिशिएट कैसे होता है, जब हमें एक प्रॉपर थ्रेशहोल्ड अप्लाई होता है, मतलब जितना उसे स्टिमुलेट होने के लिए एनर्जी चाहिए अगर उसे उतनी मिलती है तो सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं विच इनटू द सेल, ठीक है। और वो कहाँ जाते हैं सोडियम चैनल्स, बिकॉज सोडियम जो होते हैं वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनसाइड जाएंगे, राइट, जिसकी वजह से विच कॉज रैपिड वेरी लोकलाइज टेम्परेरी इनफ्लो ऑफ सोडियम, डेवलपमेंट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा अंदर की साइड पे मेम्ब्रेन की, राइट। इस कंडीशन को डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इम्पल्स आया, ठीक है, एक वोल्ट, उसने इतना थ्रेशहोल्ड उसके पास फ्रिक्वेंसी था कि उसने सोडियम के जो चैनल्स थे उनको खोल दिया, ओपन कर दिया, और उसके बाद सोडियम चैनल कहाँ, जो सोडियम्स होते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है।
तो जब ये इतना प्रोसेस जो होता है और जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के रीजन में अकर होता है जिसे ट्रिगर जोन कहते हैं, जहाँ पे हमें डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है, राइट। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो होते हैं क्लस्टर इन द एरिया ऑफ ट्रिगर जोन। स्टिमुलस ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉजेज स्टॉपेज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप। जो स्टिमुलस होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वही इसको रोक सकती है। जो सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप अभी जनरेट हो रहा है, जो ये कंडक्शन हो रहा है, उसको प्रॉपर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू की ज़रूरत होती है। जब उस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आ जाता है तो ये कंडक्शन होना बंद हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यू पैसेज ऑफ सोडियम आयन इनटू इनसाइड द न्यूरॉन क्रिएट अ रिवर्स पोटेंशियल। अब क्योंकि जो सोडियम आयन है वो कंटिन्यू न्यूरॉन्स के अंदर जा रहा है, तो एक रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जो कि +20 MV टू +30 MV होगा, और बहुत ही रेयर होता है कि वो 60 MV तक जाए। तो जो टोटल चेंज अकर होता है स्पाइक लाइक फैशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल। जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं अबाउट 0.5 m/s, राइट, millisecond. It creates a potential that set in a wave of depolarization through a nerve fiber. The membrane potential which set in a wave of depolarization is called action potential. तो वो जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें एक वेव क्रिएट हो जाती है। अब डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो गया है, उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मोस्ट एक्साइटेबल सेल जो होती है उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होता है, -55 MV टू -60 MV। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। अभी तक क्या था, इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स, कि इम्पल्स इनिशिएट कैसे हो रहा है। जब उसे एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रोवाइड हो जाती है, सोडियम चैनल खुल जाते हैं जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर जाने लगता है और एक अंदर की साइड पे नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। ये डीपोलराइजेशन बेसिकली एक न्यूरॉन के पर्टिकुलर पार्ट में होता है जिसे हम ट्रिगर्ड जोन भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ भी दी हुई है। एक्शन पोटेंशियल, अब ये जो डीपोलराइजेशन हो गया है मेम्ब्रेन में, इसी को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। अब कंडक्शन ऑफ अब समझ में आया ना, अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट होता है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन की वजह से होता है बेसिकली। सो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। अब इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है इन द एरिया ऑफ डीपोलराइजेशन। अब जहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ है वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेम्ब्रेन का स्मॉल होगा, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कम होगा। वाइल जो आसपास का रीजन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पोटेंशियल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। This produces a small local current in the area. The local current becomes a stimulus. जो लोकल करंट है एक तरीके से वो स्टिमुलस का काम करता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल खुले थे, ठीक है, और उसके बाद वो डीपोलराइज कर देता है। बेसिकली सोडियम चैनल खुलते हैं तो उसके साइड साथ साथ में जो होते हैं बाकी के खुलते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, खुलते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं। तो इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर दूसरे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ऐसे ही नर्व इम्पल्स जो है कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है टिल जब तक इम्पल्स अपने न्यूरॉन के एंड तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल चलता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद डीपोलराइजेशन अभी हो ही रहा था, अब वो अपने एंड तक पहुंच गया। अब आती है बारी रीपोलराइजेशन की। अब सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे 0.1 मिलीसेकेंड बाद, ठीक है। तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा परमिएबल हो जाएगी, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। क्यों, क्योंकि अब रीपोलराइजेशन के केस में पोटेशियम आयन गेट ओपन हो जाते हैं। अब पोटेशियम तो अंदर है, तो अब पोटेशियम के गेट जब ओपन हुए हैं तो पोटेशियम क्या करेगा, बाहर जाने लगेगा, ठीक है। तो अब पोटेशियम के गेट खुल गए, तो वही क्या है, हमारा रीपोलराइजेशन है, पोटेशियम पंपिंग आउट, बाहर जा रहा है पोटेशियम न्यूरॉन के, ठीक है। तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन के, द न्यूरॉन इंटीरियर बिकम्स नेगेटिव। अब जो न्यूरॉन का इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा, ठीक है। और वो कहाँ पे पोटेंशियल गिरते गिरते कहाँ पे आ जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है चेंज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्साइटेड से रेस्टिंग स्टेट में, तो इसी को रीपोलराइजेशन कहते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन अभी क्या थी, एक्साइटेड स्टेट में थी, अब वो किस स्टेट में जाने लग गई है, रेस्टिंग स्टेट में वापस से जैसे पहले थी, उसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम के चैनल होते हैं वो ओपन रहते हैं और काफ़ी देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, डेट इज़
70 तक पहुंच जाता है। इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। यानी अब रीपोलराइजेशन के बाद कंडीशन आती है, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये पहले इतना बता देते हैं, उसके बाद ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन होगा किसके बाद? जस्ट रीपोलराइजेशन के बाद। रीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल खुले, ठीक है, रीपोलराइजेशन हुआ, लेकिन अभी कुछ पोटेशियम चैनल ओपन रह जाते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। अबाउट 1 to 5 मिली सेकेंड लेता है टाइम, किसके लिए? रीपोलराइजेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है। ये जो साइड देखने को मिल रही है, ये जो साइड है, ये जो लाइन है नीचे से ऊपर जा रही है, ये हमारा क्या है? डीपोलराइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम के चैनल खुले हैं, सोडियम के चैनल खुले हैं, राइट। -70 हमारा क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी था, इसको इतना थ्रेशोल्ड मिला, सोडियम के चैनल सारे खुल गए और वो रिच कर गया +30 तक। ये इसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ सोडियम आयन। अब जो सोडियम बाहर था वो अंदर जाने लगेगा। अब उसके बाद अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होगा? डिक्रीज़ करने लगेगा, उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन, जहाँ पे क्या होगा? अब सोडियम चैनल सारे क्लोज हो गए हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो गए हैं। तो पोटेशियम चैनल ये जो ओपन हुए हैं, ये वाला पोटेशियम चैनल के लिए, ठीक है। रीपोलराइजेशन जो है, रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन होगा। पहले मेम्ब्रेन पोलराइज हुई थी, अब मेम्ब्रेन क्या हो रही है? रीपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पोटेशियम के चैनल खुल गए और फिर जब वो अपने इस एक्साइटेड स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में पहुँचेगी, इसी को अब यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन क्या होगा? सोडियम चैनल बहुत सारे तेज़ी से खुले, लेकिन कुछ बंद हो गए और कुछ खुले रह गए। जो खुले रह जाते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं और फिर धीरे धीरे ये रेस्टिंग पोटेंशियल यानी पोलराइज स्टेट कैरी करते हैं। और ये जितना भी है इन सब का टाइम मिली सेकेंड्स में होता है। जो नॉन मैलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, these ionic changes are repeated over the membrane all along the length of fiber. So the action potential flow all the membrane over the entire length of fiber, but in the myelinated fiber these ionic changes and the consequent depolarization can take place only at the node of Renvier, free from the myelin sheet. Because myelin sheet जो होता है किसके बीच में प्रेजेंट होता है? नोड्स, ठीक है। बिकॉज द myelin sheet between the nodes इंसुलेट जो माइलिन क्योंकि जो माइलिन शीट बिटवीन द नोड्स इंसुलेट द फाइबर एंड प्रिवेंट इट डीपोलराइजेशन। तो यही से मैंने भी बताया था, डीपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको स्टॉप करने के लिए पोटेशियम रिलीज होगा, जिसे हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ दीज नर्व इम्पल्स डू नॉट रन ऑल द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दिस इज़ वाई नर्व इम्पल्स आर कंडक्टेड फार मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड फाइबर देन नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, इसमें बेसिकली ये लिखा है कि जो माइलिनेटेड फाइबर है वो इम्पल्स कैरी करेगा ज़्यादा तेज़ी से कंपैरेटिवली नॉन माइलिनेटेड के वजह से, ठीक है। तो इसका एक रीज़न था और वो रीज़न यही था कि जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर होते हैं उसमें जो आयनिक चेंजेस होता है वो रिपीट होता रहता है ओवर द मेम्ब्रेन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ फाइबर, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन के ही अलॉन्ग फ्लो करता है, तो वो पूरे लेंथ जो फाइबर की है पूरे एंटायर लेंथ तक फ्लो करेगा। लेकिन माइलिनेटेड फाइबर में क्या है? डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, और वही सब होगा जो बताया था। तो इसीलिए जो इम्पल्स है वो सबसे ज़्यादा दूरी तक कौन कैरी कर सकता है? इम्पल्स, माइलिनेटेड फाइबर, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है नर्व इम्पल्स की वो डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन माइलिनेशन, वो केवल माइलिनेशन पे डिपेंड नहीं करती लेकिन फाइबर के डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। जो इम्पल्स ट्रेवल होगा स्लोवर इन द थिनर फाइबर देन इन द थिकर वन। तो अब जो इम्पल्स है वो थिनर फाइबर में धीरे से स्लोवर ट्रेवल होगा, यानी धीरे धीरे होगा, और जो थिकर जो मोटे हैं उनमें क्या होगा? तेज़ी से होगा। इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्क्विड पोजेस करते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर केवल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बहुत ही थिक नर्व फाइबर कंडक्टिंग के लिए कंटेन करें, राइट। जो इम्पल्स है रैपिडली टू द डिस्टेंस पार्ट लाइक द लॉन्ग आर्म्स ऑफ स्क्विड, giant squid therefore have very thick nerve fiber, but
with the evolution of myelination, impulse velocity has increased manifold even in the thin fiber of the vertebrate. The removes the necessity of having inconveniently thick fiber in an animal with long limbs. Transmission of nerve fiber along the nerve fiber. ठीक है, अब नर्व फाइबर के अलॉन्ग में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का. तो पहला है पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम आरएमपी भी बोलते हैं. तो रेस्टिंग नर्व फाइबर का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे कोई भी कंडक्शन इम्पल्स का नहीं हो रहा है. ठीक है. सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयंस प्रीडोमिनेट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वेयर एज पोटेशियम आयन प्रीडोमिनेट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है फ्लूइड के, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं, वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन. और इंट्रासेलुलर में कौन है, हमारा पोटेशियम है. ठीक है. प्रेजेंट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सोडियम अंदर मिलेगा ही नहीं या बाहर पोटेशियम नहीं मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है बाहर वो है सोडियम और क्लोरीन का, और अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट है पोटेशियम का. मिलेंगे तो तीनों ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमें अंदर पोटेशियम और बाहर सोडियम और क्लोरीन का देखने को मिलेगा. ठीक है. उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन. अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड के पास भी बहुत ही भारी मात्रा में नेगेटिवली चार्ज अनायन जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सोडियम 10 टाइम्स ज़्यादा होता है न्यूरॉन के बाहर और पोटेशियम 25 टाइम्स ज़्यादा होता है इनसाइड द सेल. Does it make a considerable difference between the ion concentration outside and inside the plasma membrane? It also causes a difference in electrical charges on either side of the membrane. The plasma membrane is electrically positive. जो plasma membrane होती है वो electrically positive होती है बाहर, और अंदर की साइड नेगेटिव होती है. इस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है. और वो पोटेंशियल एवरेज कितना होता है, -70 टू -70 होता है, और इसका क्या होगा, -40 टू -90 तक अंदर की साइड विद रिस्पेक्ट टू द आउटर साइड. तो हाइयर कंसनट्रेशन ऑफ कैटायन बाहर देखने को मिलेगा हमें मेम्ब्रेन के, कंपेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ कैटायन इनसाइड. ठीक है. दिस स्टेट ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि बाहर कैटायन ज़्यादा है कंपेरेटिवली इनसाइड अंदर के, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कंडीशन है इसे बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट. ठीक है. एंड मेक इट इनर साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव टू इट्स आउटसाइड. तो बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे, पोलराइड. ठीक है. डीपोलराइजेशन क्या होता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब डीपोलराइजेशन को हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे मैकेनिकली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली, थर्मली, केमिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उस पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन के पास, जो कि क्या करेगा, लोकल एक्साइटेटरी स्टेट बनाएगा. मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयंस के लिए. ठीक है. जो मेम्ब्रेन होगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बाहर से और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. तो जो मेम्ब्रेन है with the reverse polarity is said to be depolarized. अब यहाँ पे रिवर्स हो गया ना, इसीलिए क्या बोलेंगे इस कंडीशन को हम डीपोलराइज. वेव जो होगी डीपोलराइजेशन की वो ट्रैवल करेगी नर्व फाइबर के थ्रू, और इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना. यानी इम्पल्स A to B, B to C, C to D, D to E ऐसे जनरेट होती रहेगी, और इसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है. जो कि एक नर्व इम्पल्स से मिलके बनी होती है. The action potential, that is impulse, is the basic mean of communication within the nervous system. जो action potential है वो +45 होता है on inner side of the axolemma in respect to its outer side is also called spike potential. और repolarization as I earlier told, पोटेशियम चैनल के लिए परमेबल होती है. सोडियम चैनल सारे बंद हो जाते हैं, उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है सोडियम को, और उनके गेट्स भी क्लोज हो जाते हैं. पोटेशियम आयन को पंप करेंगे. ठीक है. फिर एक टाइम आएगा कि उसके भी चैनल्स बंद होने लगेंगे, लेकिन कुछ खुले रह जाएंगे, जो क्या करेगा, हाइपर पोलराइजेशन कॉज करेगा. उसके बाद मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली कंडीशन में आ जाएगी. ठीक है. यानी कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, वो लास्ट स्टेप है.
और यही सब है जो लास्ट मूवमेंट होता है आयन का, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होती है, उसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और इसको हम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज और सोडियम पंप भी बोलते हैं। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट सोडियम आयंस, सोडियम्स को बाहर फेंक देना और पोटेशियम को, एंड ड्राइंग इन पोटेशियम आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जो इंटायर प्रोसेस है रीपोलराइजेशन का, उसको कुछ समय चाहिए होता है, कुछ टाइम चाहिए होता है, ड्यूरिंग विच द नर्व कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड अगेन। तो ये पीरियड जो होता है इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। डीपोलराइजेशन के दौरान जो सेल होती है रिटर्न वापस से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाती है और न्यूरॉन दूसरे स्टिमुलस को लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अभी तो वो अपना ले ही रहा था, इम्पल्स कंडक्ट कर ही रहा था। अब वो जब रेस्टिंग में आ गया है तो अब कोई भी स्टिमुलस थ्रेशोल्ड जो उसकी वैल्यू है उसको अगर वो पार कर जाएगी तो एक नया इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, राइट। यही था हमारा बेसिकली पूरी थ्योरी।